नमस्कार। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक बहुत ही कह सकते हैं चर्चित और महत्वपूर्ण निबंध पर बात करने वाले हैं। अशोक के फूल। हाँ, अशोक के फूल। और ये सिर्फ एक फूल पर लिखा गया लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो भारतीय संस्कृति, हमारे इतिहास, जिंदगी के उतार चढ़ाव पर एक बहुत गहरा चिंतन है। एक तरह का आईना है ना, जिसमें हम अपनी पूरी सभ्यता की झलक देख सकते हैं। सही कहा। हमारे पास इस निबंध के कुछ अहम विश्लेषण और अंश हैं। इनसे हम इसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मतलब बात करेंगे कि ये किस तरह का लेखन है, ये फूल खुद में क्या मायने रखता है, इसका हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास से क्या रिश्ता रहा है, और द्विवेदी जी का अपना नजरिया कैसे उभरता है इसमें। हाँ बिल्कुल, हमारा इरादा यही है कि इस निबंध के जरिए द्विवेदी जी की सोच की गहराई को थोड़ा समझें जी। और ये देखें कि कैसे प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब बस एक फूल, हमारी पूरी सभ्यता की कहानी कह सकता है। उसके बनने बिगड़ने की कहानी। हाँ, उसकी यादों की और उन बातों की भी जिन्हें हम शायद भूल गए हैं। तो चलिए इसी सोच के सफर पर निकलते हैं। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगती है वो ये कि कैसे द्विवेदी जी ने बस एक फूल को पकड़कर अब देखिए भारतीय सोच और इतिहास के कितने सारे धागे खोल दिए हैं। सच में ये सिर्फ मतलब बॉटनी या पेड़ पौधों की बात नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास है, समाज है, दर्शन है, सौंदर्य शास्त्र है, सब कुछ मिला जुला है। एक फूल के बहाने वो हमें जैसे अपनी जड़ों की तरफ वापस ले जाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई हम क्या थे, क्या हो गए, और शायद क्या खो दिया रास्ते में। हाँ, क्या खो बैठे हैं। बिल्कुल सही। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये निबंध किस विधा में है। इसे ललित निबंध कहा जाता है। जी। ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है, मुझे लगता है। मतलब ये कोई सूखा एकेडमिक लेख नहीं है। नहीं। अपना मन, उनकी भावनाएं, उनकी सोच की उड़ान, वो सब खुलकर सामने आता है ना। निश्चित रूप से। ललित का मतलब ही है सुंदर, मनोहर। तो ललित निबंध में ज्ञान और भावना, मतलब बुद्धि और दिल, दोनों का संगम होता है। अच्छा। विश्लेषण तो होता है विषय का, पर साथ ही लेखक अपने निजी अनुभव, अपनी यादें, अपनी कल्पनाएं, वो सब भी उसमें गूंथता चलता है। और द्विवेदी जी की तो एक खासियत ही थी। वो अशोक के फूल को देखते हैं, उसके इतिहास में जाते हैं, और फिर जो उनके मन में विचार उठते हैं, जो सवाल आते हैं, जो भावनाएं जगती हैं, वो सब पाठक के सामने रख देते हैं। हाँ, वो पाठक के सामने रख देते हैं। तो एक तरह की ना आत्मीय बातचीत सी बन जाती है ये, जिसमें गंभीरता भी है और एक सहजता, एक प्रवाह भी है। मतलब बोझिल हुए बिना गहरे विचारों तक ले जाता है। बिल्कुल। पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि सोचने और महसूस करने का एक अनुभव मिलता है। ये बात है। अच्छा, अब आते हैं इस निबंध के बिल्कुल केंद्र में, अशोक का फूल। द्विवेदी जी की नजर में ये सिर्फ एक दिखने में सुंदर फूल नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, वो इसे कई गहरे अर्थों से जोड़ते हैं। वो इसे जीवन की जो अदम्य शक्ति है और एक खास किस्म का उल्लास, एक मस्ती, उसका प्रतीक मानते हैं। जी हाँ। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि कैसे ये फूल, मतलब आप सोचिए, सभ्यताओं के बदलने, साम्राज्यों के बनने बिगड़ने, विचारों के टकराव, इन सब के बावजूद हर साल वैसे ही खिलता है। अपनी धुन में मगन। हाँ, अपनी ही धुन में मगन, जैसे उसे दुनिया की इस उथल पुथल से कोई लेना देना ही ना हो। हाँ, और ये प्रतीक बहुत शक्तिशाली है। अशोक का फूल फिर महज एक बायोलॉजिकल चीज नहीं रह जाता, वो एक विचार बन जाता है। वो सौंदर्य का, प्रेम का और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। द्विवेदी जी इस बात पर जोर देते हैं कि भारतीय सभ्यता ने हजारों सालों में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। बिल्कुल। न जाने कितनी संस्कृतियां आईं और मिट गईं, कितने विश्वास बने और टूटे, लेकिन जीवन का जो एक अंदरूनी प्रवाह है, हाँ, सौंदर्य को सराहने की क्षमता, जीने की इच्छा, आनंद का भाव, वो कहीं ना कहीं बना रहता है। हाँ। अशोक का फूल उसी निरंतरता, उसी जिजीविषा का प्रतीक है। जिजीविषा, जीने की अदम्य इच्छा, वाह! ये शब्द यहाँ कितना सटीक बैठता है ना? और ये जिजीविषा शायद सिर्फ बने रहने की इच्छा नहीं है, बल्कि हर हाल में खिलने की, अपनी सुंदरता को सामने लाने की एक जिद है, जैसे ये फूल करता है। बिल्कुल। द्विवेदी जी शायद इसी अटूट जीवन राग की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई पैसिव सहनशीलता नहीं है, बल्कि एक एक्टिव उल्लास है। ये फूल हमें याद दिलाता है कि बाहरी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जीवन अपनी लय, अपना सौंदर्य खोज ही लेता है। ये एक तरह का भरोसा है, आश्वासन है
कि विनाश और पतन के बीच भी सृजन और सौंदर्य की संभावना हमेशा बनी रहती है। द्विवेदी जी के लिए ये फूल भारतीय लोकमानस की इसी गहरी आस्था का प्रतीक बन जाता है। ये वाकई एक बहुत गहरी और आशावादी सोच है। लेकिन द्विवेदी जी सिर्फ इसके इस प्रतीकात्मक अर्थ पर ही नहीं रुकते। नहीं, वो हमें इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर पर भी ले जाते हैं। इस फूल का हमारी पुरानी परंपराओं, धर्म, कला, साहित्य में क्या स्थान रहा है। ये कोई अचानक से खोजा गया प्रतीक तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक लंबा और बहुत समृद्ध अतीत रहा है। हाँ, और यही इस निबंध की एक और बहुत महत्वपूर्ण परत है। द्विवेदी जी दिखाते हैं कि ये फूल हमारी जो सांस्कृतिक स्मृति है उसका कितना अभिन्न अंग रहा है। अच्छा। वो बताते हैं कि प्राचीन भारत में बौद्ध और हिंदू दोनों ही परंपराओं में इसका बड़ा गहरा सम्मान था। ये पवित्र माना जाता था। पवित्र? हाँ, कामदेव यानी प्रेम के देवता, उनके 5 बाणों में एक अशोक का भी था। माना जाता था कि ये प्रेम की भावना को जगाता है। अच्छा। पुरानी कथाओं और काव्यों में तो वर्णन मिलता है कि सुंदर स्त्रियां इसके नीचे खेलती थीं और एक मान्यता थी कि उनके पैरों के स्पर्श से अशोक का पेड़ फूलों से लद जाता था। अरे वाह, ये कितना काव्यात्मक बिंब है ना? और साहित्य में, जैसे आपने कालिदास का जिक्र किया था पहले। हाँ, महाकवि कालिदास, उन्होंने तो अशोक के फूल का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। कहाँ? जैसे मेघदूत में यक्ष अपनी विरहिणी प्रिया को अशोक के जरिए संदेश भेजता है। रघुवंशम में वसंत ऋतु का जब वर्णन आता है तो अशोक की लालिमा का जिक्र आता है। तो इन रचनाओं में अशोक सिर्फ एक फूल नहीं रहता, वो प्रेम, सौंदर्य, वसंत और उत्सव का जैसे पर्याय बन जाता है। और कला में भी, मूर्ति कला वगैरह में। हाँ, मूर्ति कला में भी, जैसे भरूच और सांची के स्तूपों पर यक्षिणियों को अशोक वृक्ष के नीचे उकेरा गया है। तो ये कला, साहित्य, धर्म, लोक विश्वास सब में रचा बसा था। इतना गहरा जुड़ाव। तो फिर ये सवाल मन में उठता है, और द्विवेदी जी भी ये सवाल उठाते हैं कि जो फूल हमारी संस्कृति में इतना अहम था, इतना केंद्रीय था, वो धीरे धीरे हमारी चेतना से, हमारे ध्यान से ओझल क्यों होता गया। हाँ, ये बड़ा सवाल है। एक फूल में इतना सांस्कृतिक वजन आया कहाँ से होगा, और फिर वो वजन वक्त के साथ हल्का क्यों पड़ गया। देखिए, ये एक जटिल सवाल है और द्विवेदी जी इसके कुछ संभावित कारणों की ओर इशारा करते हैं। वो मानते हैं कि अशोक का फूल सिर्फ फूल नहीं था। अच्छा। वो एक खास तरह के सौंदर्य बोध, एक खास जीवन दृष्टि और उन प्राचीन उत्सवों और मान्यताओं का प्रतीक था जो समय के साथ बदल गईं। अच्छा, मतलब मान्यताएं बदली तो प्रतीक का महत्व भी काम हुआ। हाँ, हो सकता है, या फिर नई संस्कृतियों के प्रभाव से, नए धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के आने से, या बदलते हुए सौंदर्य के पैमानों की वजह से अशोक का वो केंद्रीय स्थान नहीं रहा जो कभी था। द्विवेदी जी इसे सांस्कृतिक विस्मृति की तरह देखते हैं। हाँ। कैसे समाज अपनी ही विरासत के कुछ हिस्सों को धीरे धीरे भुला देता है। यानी ये सिर्फ एक फूल के भुला दिए जाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारी अपनी बदलती प्राथमिकताओं और हमारी याददाश्त की कहानी है। हम चुनते हैं कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर द्विवेदी जी की जो विश्लेषण दृष्टि है और उनकी जो शैली है उसका महत्व सामने आता है। वो सिर्फ पुरानी बातों का महिमा मंडन नहीं करते, नहीं आज की उपेक्षा पर सिर्फ अफसोस जताते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक इतिहासकार और संस्कृति चिंतक की तरह इन बदलावों के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन सी सामाजिक, ऐतिहासिक या शायद मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं काम कर रही थीं। और उनकी लिखने की शैली भी तो बड़ी खास है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक आलोचनात्मक दृष्टि का एक अद्भुत संतुलन मिलता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो परंपरा की जड़ों तक जाते हैं लेकिन उसे आज के संदर्भ में रखकर देखते हैं। यही उनकी अद्वितीयता है। वो परंपरा को कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं मानते हैं। अच्छा। बल्कि एक जीवित, बहती हुई धारा की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि संस्कृति हमेशा बदलती रहती है, विकसित होती है, उसमें कुछ तत्व जुड़ते हैं, कुछ छूट जाते हैं। अशोक के फूल के माध्यम से वो इसी सतत परिवर्तन की प्रक्रिया को ही उजागर करते हैं। उनकी भाषा में आप देखेंगे संस्कृत के तत्सम शब्दों का गहरा ज्ञान झलकता है। हाँ, भाषा तो बहुत परिष्कृत है। हाँ, लेकिन साथ ही उनकी अभिव्यक्ति में एक आधुनिक बौद्धिकता और एक स्पष्टता होती है। वो भारी भरकम पांडित्य का बोझ नहीं डालते पाठक पर, नहीं, बल्कि पाठक को अपने साथ सोचने की यात्रा पर ले जाते हैं। उनकी शैली गंभीर होते हुए भी रोचक और विचार जगाने वाली बनी रहती है। तो ये निबंध हमें दिखाता है कि संस्कृति कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है,
बल्कि एक बहती नदी है। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा। कभी उसका पार्ट चौड़ा होता है, कभी संकरा, कभी कोई धारा खो जाती है, कभी कोई नई धारा आके मिल जाती है। अशोक का फूल उस नदी के किनारे खिला हुआ एक सुंदर फूल है जो कभी उस नदी की पहचान था और आज भी मौजूद है, पर शायद नदी का प्रवाह अब कहीं और मुड़ गया है। बिल्कुल, द्विवेदी जी यही दिखाना चाहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज का भी, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी कुछ चीजें शाश्वत होती हैं। जैसे सौंदर्य की अनुभूति, जीवन का उल्लास। अशोक का फूल भले ही आज हमारे सांस्कृतिक मंच के केंद्र में ना हो, लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी जीवन शक्ति, वो आज भी उतनी ही वास्तविक है। हाँ, वो तो है। वो हमें याद दिलाता है कि जिन चीजों को हम भूल गए हैं या महत्वहीन मान बैठे हैं, उनमें भी गहरे अर्थ और सौंदर्य छिपे हो सकते हैं। हमें बस देखने की जरूरत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें, तो ये निबंध हमें क्या सिखाता है या क्या दिखाता है, क्या कहेंगे आप? मेरे विचार में ये निबंध कई स्तरों पर हमसे बात करता है। पहली बात तो ये दिखाता है कि प्रकृति और संस्कृति कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक साधारण सा दिखने वाला फूल भी हमारी सभ्यता, इतिहास और दर्शन का प्रतीक बन सकता है। सही। दूसरा, ये हमें अपनी सांस्कृतिक विस्मृति के प्रति सचेत करता है, याद दिलाता है कि हम अपनी जड़ों से कितना कट गए हैं और किन महत्वपूर्ण चीजों को हमने नजरअंदाज कर दिया है। ये जरूरी बात है। तीसरा, ये जीवन की निरंतरता और जिजीविषा का संदेश देता है कि बाहरी बदलावों के बावजूद जीवन का सौंदर्य और उल्लास बना रहता है, जैसे अशोक का फूल हर वसंत में खिलता है। बिल्कुल। और चौथा, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा गहराई से देखने की प्रेरणा देता है, ताकि हम उन छिपे हुए अर्थों और सौंदर्य को पहचान सकें जिन्हें हम आम तौर पर अनदेखा कर देते हैं। ये द्विवेदी जी की गहरी अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। तो संक्षेप में कहें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये ललित निबंध अशोक के फूल एक फूल के बहाने भारतीय संस्कृति की आत्मा की एक तरह की तलाश है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें अशोक के फूल के प्रतीकवाद, उसकी जीवन शक्ति, उसका सौंदर्य, उसका ऐतिहासिक महत्व, इन सब से परिचित कराता है। और साथ ही ये द्विवेदी जी की उस अनूठी शैली को भी दिखाता है जिसमें वो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक दृष्टि का मेल करते हुए सांस्कृतिक बदलावों और हमारी विस्मृति पर चिंतन करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास और प्रकृति में गहरे सबक छिपे हैं, बस जरूरत है उन्हें देखने वाली नजर की। हाँ, और ये चर्चा मुझे लगता है हमें एक अहम सवाल के मुहाने पर लाके खड़ा कर देती है। क्या सवाल? कि जिस तरह द्विवेदी जी ने एक विस्मृत से होते जा रहे फूल में इतने गहरे सांस्कृतिक और दार्शनिक अर्थ खोज निकाले, क्या आज हमारे चारों ओर भी ऐसी चीजें, ऐसी परंपराएं, ऐसे प्रतीक मौजूद हैं जिनमें वैसे ही गहरे अर्थ छिपे हों, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़, हमारी भौतिकतावादी सोच या हमारी जो पश्चिमी नजर है, वो उन्हें देखने ही नहीं दे रही। हाँ, वो उन्हें देखने ही नहीं दे रही। क्या हमने प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से अपना वो सहज रिश्ता खो दिया है जो हमें इन प्रतीकों को समझने की क्षमता देता था? ये सोचने की बात है कि हमारे अपने समय के अशोक के फूल क्या हैं और क्या हम उन्हें पहचान भी पा रहे हैं या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यह सचमुच एक बहुत विचारणीय प्रश्न है और शायद यहीं पर हम आज की बातचीत को रोक सकते हैं ताकि सुनने वाले इस पर सोच सकें। जी, इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने हमारे सुनने वालों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस अद्भुत निबंध को एक नई नज़र से देखने और समझने में मदद की होगी और शायद अपने आसपास की दुनिया में नए अर्थ तलाशने की प्रेरणा भी दी होगी।